नमस्कार। आज हम सामाजिक परिवर्तन के कारकों के संबंध में चर्चा करेंगे। इस वीडियो के पूर्व YouTube पर मेरे सामाजिक परिवर्तन से संबंधित 2 वीडियो उपलब्ध हैं। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा और सामाजिक परिवर्तन के प्रकार। और सामाजिक परिवर्तन का विषय नवीन पाठ्यक्रम NEP के BA द्वितीय वर्ष का हिस्सा है। इसलिए ये BA द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए तो उपयोगी है ही सही, परंतु ये सबके लिए उपयोगी है। मेरे YouTube चैनल पर आपको 2 प्रकार की वीडियो देखने को मिलते हैं। एक समाजशास्त्र से संबंधित और दूसरे प्रेरणात्मक। मेरा आपसे अनुरोध है कि आपने यदि मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको विषय से संबंधित और प्रेरणात्मक वीडियो की जानकारी यथा समय प्राप्त होती रहे और आप उन्हें देख सकें। सामाजिक परिवर्तन के कारकों के संबंध में विभिन्न समाजशास्त्रियों ने किन्हीं विशेष कारणों पर जोर दिया है। वैसे सामाजिक परिवर्तन अनेक कारकों का सामूहिक परिणाम होता है, परंतु मार्क्स आर्थिक कारकों पर, काम्टे बौद्धिक कारकों पर, मैक्स वेबर धर्म पर, सोरोकिन सांस्कृतिक कारक पर, आगबर्न सांस्कृतिक पिछड़न पर विशेष जोर देते हैं और वह इन्हें सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण मानते हैं। यदि हम सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों को देखें तो सामाजिक परिवर्तन के 8 प्रमुख कारक मेरी दृष्टि में हैं। प्रौद्योगिकी कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, प्राकृतिक या भौगोलिक कारक, जनसंख्यात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, राजनीतिक एवं सैनिक कारक और वैचारिक कारक एवं महान लोगों की भूमिका। हम इनके सबके बारे में पृथक पृथक चर्चा करेंगे। सामाजिक परिवर्तन के कारक के रूप में प्रमुख कारक है प्रौद्योगिकी कारक। प्रौद्योगिकी कारक का तात्पर्य है कि नवीन ज्ञान के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करना। जब हम नवीन ज्ञान, नवीन प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करते हैं तो इससे हमारे जीवन में सरलता, सहजता और सुलभता आती है। इसके अंतर्गत सभी प्रकार के उपकरण, मशीन, आविष्कार, नवीन ज्ञान सम्मिलित है, जिनकी सहायता से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और यह उत्पादन की प्रणाली में भी परिवर्तन करते हैं। मार्क्स के अनुसार जब कभी भी समाज में प्रौद्योगिकी के बदलाव के कारण उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन होता है, तब हमारे सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक मूल्यों तथा विचारों में भी परिवर्तन देखने को आता है। प्रौद्योगिकी विकास के अंतर्गत यंत्रीकरण ने मनुष्य की मनोवृत्तियों, विश्वासों, विचारों, सामाजिक मूल्य, नैतिकता के संबंधित मापदंड, सामाजिक संबंधों की प्रकृति, सामाजिक नियंत्रण के साधन, समाज में स्त्रियों की स्थिति तथा पारिवारिक जीवन को बदलकर सामाजिक परिवर्तन की दशा उत्पन्न कर दी है। इस नवीन प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप हमारे कार्य करने के परंपरागत तरीकों में परिवर्तन हुआ है। पहले अनेक व्यक्ति मिलकर एक कार्य को पूरा नहीं करते थे, बल्कि एक कार्य को एक ही व्यक्ति पूरा कर लेता था। आवश्यकताएं सीमित थी। प्रौद्योगिकी विकास के परिणाम स्वरूप हमारी आवश्यकताएं बढ़ गईं और अनेक व्यक्ति मिलकर एक कार्य को पूरा करने लगे और इसके कारण उनके मध्य दिखावे के संबंध विकसित हुए हैं। यंत्रीकरण के कारण स्त्रियां जो केवल पारिवारिक जीवन में हिस्सा लेती थी, उनके पारिवारिक कार्यों में यंत्रीकरण ने बहुत सरलता कर दी है। उनको अपने पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने में यंत्रीकरण से बहुत सारे
उपकरणों की प्राप्ति हुई है जो उनके पारिवारिक कार्य को बहुत सुविधाजनक बना देते हैं। और इसका परिणाम यह हुआ कि पहले जो स्त्रियां केवल घरेलू कार्य में व्यस्त रहती थी, अब सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने लगी। मशीनों ने मनुष्य के जो भौतिकतावादी विचार हैं उनको प्रोत्साहित किया है। धन संग्रह जीवन का प्रमुख लक्ष्य बन गया है और धन संग्रह की प्रवृत्ति के कारण जो धन का असमान वितरण हो रहा है, वह धन का असमान वितरण सामाजिक संघर्षों में वृद्धि और बेकारी का कारण बन गया है। कृषि कार्य जो मानव श्रम और पशु श्रम पर आधारित था, उसमें भी वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग प्रारंभ हुआ है और इससे ग्रामीणों का कृषि कार्य बहुत सरल हो गया। उनको कृषि कार्य करने के पश्चात बहुत समय उनके पास बचने लगा और काम की सीमितता के कारण उन्हें काम को ढूंढने के लिए शहरों की ओर पलायन करना पड़ा और इस शहरों की ओर पलायन करने से संयुक्त परिवारों का विघटन हुआ। जब ये शहर में गए हुए लोग गांव को वापस आते हैं तो वह अपनी शहरी जीवन की विशेषताओं का संचरण ग्रामीण क्षेत्र में भी फैला देते हैं, कर देते हैं और उनके आचार और व्यवहार के परिणाम स्वरूप ग्रामीण क्षेत्र में धन संचय की प्रवृत्ति बढ़ती है और इसने ग्रामीण जीवन को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा का प्रसार हुआ है। प्रौद्योगिकी ने संचार और परिवहन के नवीन साधनों को विकसित किया है और इसके परिणाम स्वरूप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत सुलभ हो गया है। नए व्यक्तियों के साथ संपर्क हुए हैं और इन नए व्यक्तियों के संपर्क के कारण सामाजिक संबंधों का विस्तार हुआ है। बस और रेल में जब हम अपरिचित व्यक्तियों के साथ सफर करते हैं, उनसे जाति धर्म नहीं पूछ सकते, तो हमारे जाति और धर्म संबंधी जो परंपरागत बंधन थे वह भी शिथिल हुए। टेलीविजन आज घर घर में है, ग्रामीण समाज में भी है, शहरी समाज में भी है। टेलीविजन और कंप्यूटर ने व्यक्तियों को एक दूसरे के विचारों को समझने का अवसर प्रदान किया है। रूढ़िवादी विचारों के स्थान पर प्रगतिशील विचारों का प्रसार हुआ है। टीवी सीरियल और चलचित्र ने हमारे जीवन में जो परंपरागत नैतिकता थी, उस परंपरागत नैतिकता को प्रभावित किया है। संयुक्त परिवार को प्रभावित किया है। विवाह की जो परंपरागत पद्धतियां थी वे बदल गई हैं। अस्पृश्यता की भावना में कमी आई है और इसने ग्रामीण समाज तक रोमांस, आधुनिकता, पश्चिमी विचार, जीवन साथी के स्वतंत्र चुनाव की प्रवृत्ति और लोगों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता को बढ़ा दिया है। प्रौद्योगिकी ज्ञान में वृद्धि के कारण मनुष्य ने प्राकृतिक रहस्यों को समझने में सफलता प्राप्त की। वो लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है। वह धर्म, अलौकिक विश्वास और कर्म कांडों के प्रति उदासीन रहने लगा है, क्योंकि प्रौद्योगिकी ज्ञान में तर्क को बड़ा महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया जाता है। ऐसी बातों पर विश्वास में कमी आई है इसके परिणाम स्वरूप, जिन्हें तर्क द्वारा समझा नहीं जा सकता। प्रौद्योगिकी ने हमारे सामाजिक जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष परिवर्तन उत्पन्न किए हैं। श्रम का नवीन संगठन, विशेषीकरण, सामाजिक संबंधों का विस्तार, नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, व्यापारिक उतार चढ़ाव, बेकारी, सांस्कृतिक मिश्रण, उच्च जीवन स्तर आदि प्रौद्योगिकी परिवर्तन के प्रत्यक्ष परिणाम है। अप्रत्यक्ष परिणाम के अंतर्गत प्रतिस्पर्धा, भौतिकवाद, अपराधों में वृद्धि, आर्थिक वर्गों का निर्माण, मूल परिवार की संख्या में वृद्धि, पारिवारिक तनाव और विवाह विच्छेद में वृद्धि, नैतिकता के मानदंडों में परिवर्तन, धर्म के महत्व में कमी आदि इसके अप्रत्यक्ष प्रभाव के अंतर्गत सम्मिलित है। सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक। आर्थिक कारक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका सामाजिक परिवर्तन में अदा करते हैं। आर्थिक दशाओं ने सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न किया है। आर्थिक दशाओं का तात्पर्य ऐसी दशाओं से है
जो किसी समाज की आर्थिक संरचना का निर्माण करती हैं, उसमें बदलाव करती हैं, उसमें परिवर्तन करती हैं। और मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों के प्रभाव पर विशेष बल दिया है। उनके अनुसार उत्पादन के स्वरूप में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब छोटे पैमाने पर उत्पादन होता है, तब सामाजिक संबंध अनौपचारिक रहते हैं, जबकि जब बड़े पैमाने पर, वृहद पैमाने पर उत्पादन होता है, तब सामाजिक संबंधों में दिखावा और औपचारिकता की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाती है। प्रत्येक समाज इस आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप संपत्ति के संबंध में विचार करने लगा। यदि हम पहले की बात करें, तो पूर्व में समाज में जो संपत्ति होती थी वो सामूहिक होती थी, व्यक्तिगत संपत्ति का महत्व कम था। परंतु वर्तमान आर्थिक विकास ने व्यक्तिगत संपत्ति की जो अवधारणा है, व्यक्तिगत संपत्ति का जो संग्रह है, उसको बहुत अधिक बढ़ा दिया है। आर्थिक विकास ने व्यक्तिगत अधिकार, व्यक्तिगत संपत्ति को मान्यता प्रदान की है, और इस सब का परिणाम यह हुआ कि समाज का संगठन, व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध और सामाजिक मूल्यों में बदलाव आने लगा। वर्ग संघर्ष संपत्ति पर व्यक्तिगत अधिकार की प्रवृत्ति का ही परिणाम है। समाज में विनिमय और वितरण की व्यवस्था भी सामाजिक परिवर्तन लाती है। प्राचीन समय में वस्तु विनिमय का प्रचलन था। मुद्रा के प्रचलन के कारण वस्तुएं मुद्रा के माध्यम से खरीदी और बेची जाने लगी हैं। इससे व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों का बहुत विस्तार हो गया है। धन के असमान वितरण में वृद्धि हुई है, और यह सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारण बन गया है। आर्थिक कारकों के अंतर्गत औद्योगिकरण एक प्रमुख भूमिका अदा करता है। औद्योगिकरण आर्थिक विकास का परिणाम है, और इसने सामाजिक परिवर्तन को उत्पन्न करने में, बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। 20वीं शताब्दी में उद्योगों के तेजी से विकास के कारण नगरों का निर्माण हुआ, भौतिकवादी विचारों को प्रोत्साहन मिला, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करने के लिए बहुत अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता हुई, और इसके परिणाम स्वरूप स्थान विशेष पर जनसंख्या का केंद्रीकरण हुआ, जिसने गंदी बस्तियों को विकसित किया। इससे जो आर्थिक विकास हुआ, उस आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप स्त्रियों के भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई। विभिन्न जातियों के लोगों के एक साथ काम करने के कारण उनके निकट संपर्क में जो वृद्धि हुई है, उसने जातिगत बंधनों को शिथिल किया, और जो जातिगत कठोरता थी, उसमें बहुत कमी आई। धीरे धीरे आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया, और इस जमींदारी प्रथा के परिणाम स्वरूप जो सामंतवादी व्यवस्था थी, और उसके कारण जो असमानताएं थी, सामाजिक असमानताएं, उन सामाजिक असमानताओं में जमींदारी प्रथा और सामंतवादी व्यवस्था के उन्मूलन से बहुत कमी आई है। हमारे देश में इससे सब आर्थिक विकास के कारण भूमि सुधार के संबंध में भी बहुत सारे आंदोलन हुए, और इससे उत्पादन में वृद्धि हुई, और इसने भी ग्रामीण जीवन को प्रभावित किया। हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे भारतीय समाज की आर्थिक संरचना में परिवर्तन हुआ, वैसे वैसे हमारी सामाजिक संरचना, सामाजिक संबंध और सामाजिक व्यवस्था में अनेक प्रकार के परिवर्तन स्पष्ट और प्रकट होने लगे हैं। जजमानी व्यवस्था समाप्त होने से उच्च जातियों और महाजनों का प्रभाव घटने लगा है। निम्न और पिछड़ी जातियों ने संगठित होकर दबाव समूह के रूप में कार्य करना प्रारंभ कर दिया है। अगले कारक के रूप में सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे यूरोप के एक बड़े हिस्से में पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हुआ। उसका क्या कारण? उसका कारण यह था कि वहां धन संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती थी, और उस धन संग्रह की प्रवृत्ति ने जब आवश्यकता थी, तब पूंजीवाद को विकसित करने में, पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हम कह सकते हैं कि संस्कृति सामाजिक जीवन को संगठित करने वाला बहुत महत्वपूर्ण आधार है। मैक्स वेबर के अनुसार धार्मिक व्यवहार सिद्धांत इस बात का निर्धारण करते हैं कि किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था कैसी होगी।
जैसे मैंने अभी यूरोप के बारे में चर्चा की, तो मैक्स वेबर उसका कारण बताते हैं कि प्रोटेस्टेंट धर्म के धार्मिक व्यवहार और सिद्धांत अपने अनुयायियों को धन के संग्रह करने और उससे अधिकतम लाभ उठाने की अनुमति प्रदान करते हैं। इससे जब औद्योगिक क्रांति, पूंजीवादी व्यवस्था के लिए धन की आवश्यकता हुई, तब यूरोप के एक बड़े हिस्से में इस सब के परिणाम स्वरूप पूंजीवादी व्यवस्था का विकास हो सका। सोरोकिन के अनुसार समाज की सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन लाता है। जब सांस्कृतिक विशेषताओं में भौतिकतावाद बहुत अधिक बढ़ जाता है, तब वह परेशान होकर पुनः मानवीय मूल्य एवं अध्यात्मवाद की ओर लौटना प्रारंभ करता है। परंतु जब अध्यात्मवाद के हम चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं, तो हम पुनः भौतिकतावाद की ओर वापस लौटते हैं। सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए डॉक्टर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार जब निम्न जातियां उच्च जातियों की सांस्कृतिक विशेषताओं को ग्रहण कर जातीय संरचना में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने का प्रयास करती हैं, तब वह संस्कृतिकरण है। और इस संस्कृतिकरण की प्रक्रिया में वह निम्न जातियां उच्च जातियों की जीवन शैली, रहन सहन का ढंग इत्यादि का अनुसरण करती हैं। संस्कृतिकरण की प्रक्रिया के कारण भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना में परिवर्तन हुआ। इससे जातिगत बंधन शिथिल हुए, कम होने लगे और इससे समाज के निर्बल वर्ग की स्थिति में सुधार हुआ। अकबर ने सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों के संबंध में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत प्रस्तुत किया। आपके अनुसार जब संस्कृति के दो भाग, भौतिक और अभौतिक, के मध्य संतुलन नहीं रहता, तब सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति उत्पन्न होती है और यह तीव्र सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। भौतिक संस्कृति जब बहुत तेजी से परिवर्तित हो जाती है और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन उस अनुपात में नहीं होता, तब सांस्कृतिक विलंबना की स्थिति प्रकट होती है, उत्पन्न होती है। हम बड़े नगरों में रहते हैं, बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों में काम करते हैं, परंतु यदि बिल्ली रास्ता काट जाए तब यह अपशगुन है। इस विचारधारा में परिवर्तन नहीं होता। यह सांस्कृतिक विलंबना है। भौतिक विचार में भौतिक वस्तुओं के प्रयोग के संबंध में हम बढ़ गए, पर वैचारिक दृष्टि से हम वहीं के वहीं हैं या उनमें बहुत कम परिवर्तन आता है। जब संस्कृति के इस प्रकार इन दोनों पक्षों में, भौतिक और अभौतिक में असंतुलन पैदा हो जाता है, तब सामाजिक परिवर्तन की गति बहुत तीव्र हो जाती है। मैकाइवर ने प्रौद्योगिकी विलंबना को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक माना है। उनके अनुसार प्रौद्योगिक विलंबना एक ऐसी दशा है जिसमें भौतिक संस्कृति के विभिन्न पक्षों में ही असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, होने लगता है। जैसे मोटर कार और सड़क दोनों ही भौतिक संस्कृति के तत्व हैं, परंतु होता यह है कि परिवहन के साधनों के विकास के कारण कार और परिवहन के अन्य प्रकार के साधनों की संख्या में तो बहुत वृद्धि हो जाती है, परंतु सड़कें पूर्व की भांति ही रहती हैं, तंग रहती हैं, छोटी रहती हैं, और यह प्रौद्योगिकी विलंबना की स्थिति है। भौतिक संस्कृति के विभिन्न अंगों में होने वाला असमान परिवर्तन भी सामाजिक परिवर्तन का एक प्रमुख कारक है। भौगोलिक कारक। भौगोलिकवादी बकल का कथन है कि किसी स्थान की भौगोलिक दशाओं को देखकर यह जाना जा सकता है कि वहां के निवासी किस तरह के होंगे और वह कैसी सभ्यता का निर्माण करेंगे। प्राकृतिक दशाएं जैसे वर्षा, तापक्रम, भूमि की बनावट, जलवायु, ऋतु परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन का एक कारण बनते हैं। भौगोलिक आपदाएं जैसे बाढ़ और भूकंप वहां के निवासियों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं। जब कभी भी ऋतुओं में तापमान में परिवर्तन होता है, तब उनसे अनुकूलन करने के लिए व्यक्तियों के व्यवहारों और सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन आवश्यक हो जाता है और यह सामाजिक परिवर्तन की दशा है।
ब्रून हेस के अनुसार सामाजिक जीवन पर भौगोलिक दशाओं के प्रभाव को दो भागों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, में विभाजित कर देखा जा सकता है। समाज में जनसंख्या की बनावट, मकान के निर्माण की शैली, खान पान और वेशभूषा भौगोलिक दशाओं से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। विवाह, परिवार, परंपरा, व्यापार, संपत्ति का संचय, राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप आदि भौगोलिक दशाओं के अप्रत्यक्ष परिणाम है। समाज के धार्मिक विश्वास, सभ्यता, साहित्य, कला आदि को भी भौगोलिक दशाएं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। सामाजिक परिवर्तन के जनसंख्यात्मक कारक। सामाजिक परिवर्तन के लिए 5 जनसंख्यात्मक कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं। किसी समाज में जनसंख्या का आकार कैसा है, प्रजाति मिश्रण कैसा है, जन्म दर और मृत्यु दर कितनी है, स्त्री और पुरुषों का अनुपात कैसा है, स्वास्थ्य का स्तर कैसा है। किसी देश की बढ़ती हुई या कम होती हुई जनसंख्या उस राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। जनसंख्या के आकार में होने वाली वृद्धि या कमी सदैव समाज में क्रांतिकारी उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी रही है। समाज की विभिन्न संस्थाओं का स्वरूप निर्धारित करने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। प्रजाति मिश्रण किसी समाज की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में विद्यमान गुणों में नवीन गुणों का समावेश करती है। इससे व्यक्तियों के व्यवहारों, मूल्यों और विचारों में भी परिवर्तन हो जाना स्वाभाविक है। जन्म दर और मृत्यु दर की अधिकता समाज में कमजोर आगामी पीढ़ी के जन्म का कारण बनती है और इससे व्यक्तियों की कार्यक्षमता में कमी और अनुभवी व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति की संख्या में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अधिक जन्म दर और मृत्यु दर समाज में रूढ़िवादी विचारों को प्रोत्साहित करती है। इससे जीवन का स्तर भी गिरता है और सामाजिक परिवर्तन उत्पन्न होता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था के लिए स्त्री और पुरुष दोनों की संख्या में असंतुलन नहीं होना चाहिए। लगभग दोनों सम संख्या में होने चाहिए, समान संख्या में होने चाहिए। हालांकि ऐसा आदर्श अवस्था है, ऐसा होता कभी नहीं है, पर पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की अधिक संख्या समाज में बहुपत्नी विवाह के प्रचलन का कारण बनती है और पुरुषों की संख्या में अधिकता बहुपति विवाह की संभावना को बढ़ा देती है। इससे पुरुषों की स्थिति में पतन होता है और इन दोनों कारणों से सामाजिक संरचना में बदलाव आता है। स्वास्थ्य का स्तर सामाजिक परिवर्तन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। व्यक्तियों को पौष्टिक आहार न मिलने के कारण उनका स्वास्थ्य खराब रहता है और इससे उनकी जीवन अवधि कम होती है, जो सामाजिक प्रगति के मार्ग में एक बड़ी बाधा है। समाज में वृद्ध और अनुभवी लोगों की कमी सामाजिक संगठन में स्थिरता नहीं रहने का एक कारण बन जाती है और इसके परिणाम स्वरूप व्यवहार के नए और नवीन ढंग जल्दी समक्ष आते हैं, पैदा हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारणों से भी किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक संरचना में बहुत तेजी से परिवर्तन आता है। सभ्यता की प्रगति के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन में मनोवैज्ञानिक कारकों का महत्व बढ़ता चला जा रहा है। सभ्यता के विकास के परिणाम स्वरूप समाज में दिखावटी संबंधों में वृद्धि हो रही है और इस प्रकार के दिखावटी संबंधों के कारण स्नेह, प्रेम की जो कमी हो जाती है वह व्यक्तियों में अनेक प्रकार के तनाव और संघर्ष पैदा करती है और इससे स्थिति और भूमिका के सामंजस्य में कमी आती है, मानसिक संघर्षों में वृद्धि होती है और यह सब मिलाकर सामाजिक परिवर्तन के कारक बनते हैं। राजनीतिक एवं सैनिक कारक। वर्तमान प्रगतिशील औद्योगिक वैज्ञानिक समाज में समाज पर राज्य का नियंत्रण तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। जब एक राजनीतिक दल के स्थान पर किसी दूसरे दल की सरकार बनती है, तब स्वाभाविक है
शासकीय नीतियों में बदलाव आ जाना, और शासकीय नीतियों में इस प्रकार के बदलाव आ जाने से समाज की सामाजिक संरचना और कार्यों में भी व्यापक परिवर्तन आता है। राज्य द्वारा बनाए गए कानून, सामाजिक अधिनियम किसी समाज की सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। भारत में राज्य द्वारा विवाह, विवाह विच्छेद, धर्मनिरपेक्षता, श्रम सुधार आदि के संबंध में अनेक प्रकार के कानून बनाए गए, और इन कानूनों ने हमारी परंपरागत जो व्यवस्था थी उसको प्रभावित किया, उसको परिवर्तित किया। हमारी मनोवृत्तियों, विचारों, विश्वासों, सामाजिक स्थिति, परिवार की पारिवारिक संरचना, वैवाहिक संबंध और सभी समाज के सदस्यों के मध्य पारस्परिक संबंध, इन सबको बहुत अधिक परिवर्तित इन नवीन प्रकार के सामाजिक कानूनों ने किया है। राजनीतिक और सैनिक कारक भी समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए बहुत उत्तरदायी होते हैं। सैनिक कारकों के अंतर्गत जब युद्ध की अवस्थाएं होती है तो वह युद्ध की अवस्था किसी भी समाज की सामाजिक व्यवस्था को बहुत तेजी से बदलती है। वर्तमान समय में जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, आप उसके संदर्भ में इसको समझ सकते हैं कि वहां के इस युद्ध ने वहां की आर्थिक संरचना को प्रभावित किया है, उनके जीवन स्तर को प्रभावित किया है, और इस सब से उनकी सामाजिक संरचना में, उनके सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। वैचारिक महान लोगों की भूमिकाएं, महान लोगों की भूमिकाएं सामाजिक परिवर्तन लाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। वैचारिक कारक करते ही हैं। समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों के विचारों से सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। प्रभावशाली व्यक्ति अथवा समाज सुधारक नए युग की आवश्यकताओं के अनुसार अपने वैचारिक आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर बदलाव की, परिवर्तन की वकालत करते हैं, उसका प्रचार और प्रसार करते हैं, और वह पुराने तरीकों के स्थान पर नवीन तरीके, नवीन पद्धति, नवीन परंपराओं को अपनाने पर जोर देते हैं। भारतवर्ष के संदर्भ में अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध, भगवान महावीर के विचारों से भारत में वर्ण व्यवस्था, जो हिंदू समाज का एक प्रमुख आधार थी, उसमें बहुत परिवर्तन हुआ। मध्यकाल के अंतिम वर्षों में गुरु नानक, कबीर और चैतन्य के विचारों से धर्मांधता और कर्मकांड के बंधन कमजोर हुए। 19वीं शताब्दी में राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, महर्षि दयानंद, विवेकानंद आदि के प्रयासों से समाज को एक नया स्वरूप मिला। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता और रूढ़िवादिता का व्यापक विरोध किया, और इस सब का परिणाम यह हुआ, इन सब के प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों को व्यापक अधिकार प्राप्त हुए, सामाजिक जागरूकता में वृद्धि हुई, अंधविश्वास में कमी आई, कर्मकांडों में कमी आई, जातिगत भेदभाव में कमी आई। मैं समझता हूं सामाजिक परिवर्तन के कारकों के संबंध में आज का यह व्याख्यान आपके लिए उपयोगी होगा। आपको इस पूरे व्याख्यान को सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आपने यदि अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।